तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 2D 1D ऑब्जेक्ट पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है, लीनियर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं, और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इसमें शीट, लैमिनर शीट हो गया आपका, ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, स्क्वायर प्लेट हो गया, डिस्क हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं आगे उसके 3D ऑब्जेक्ट्स का। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के जो रिज़ल्ट है उसको याद करना, उसमें डेरिवेशन ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि आपका क्या क्या आता है, 3D ऑब्जेक्ट्स में आपका आ जाएगा मान लो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये याद ही रखना है एकदम। नीट के लिए मैं बोलूँ तो नीट के बच्चों के लिए एकदम याद रखो, जेईई मेंस में भी याद रखो, जेईई मेंस और नीट के लिए पूरी तरह से रटा होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और मान लो आपका सिलेंडर। तो सॉलिड स्फीयर जैसे है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² 2/5 mr²। इस एक्सिस, इस ओरिजिन से पास, सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस, उसके अबाउट। अगर हॉलो स्फीयर है, सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस के अबाउट होता है 3/5 mr²। और सॉलिड सिलेंडर हो अगर मान लो ऐसा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो आई होता है mr²/2। डिस्क के जैसा ही तो है, सोचो तो एक तरीके की इमेजिन करो तो ये क्या है, हम लोगों ने डिस्क इसको माना था, बस इसको एक्सटेंड कर दो नीचे तक, सिलेंडर बन गया। ठीक है, ये रिज़ल्ट हम लोग याद रखेंगे, इस रिज़ल्ट को अप्लाई कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे रिज़ल्ट अभी तक हम लोगों ने याद कर लिया। ये रिज़ल्ट्स के बाद हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसको थोड़ा समझना भी है अपने को। देखो पहली बात तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात, कोई भी 1D 2D 3D कैसा भी ऑब्जेक्ट है, ये थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल है इसमें। जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लैमिनर ऑब्जेक्ट्स के लिए था, ये इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मान लो आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हो और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो, इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, याद रखिएगा, इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आपको पता है IC, और मैं उसी एक्सिस के पैरेलल कोई एक एक्सिस है जिसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ठीक है, इसका मास m है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आता है वो होता है IC + md²। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में क्या है, IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर आपको कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और साथ ही में ऐसा नहीं है कि मतलब जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दूसरा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जाओगे, तो ऐसा जरूर ये याद रखना है कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला एक्सिस हम कुछ इससे कुछ यहाँ पे ऐसे एक्सिस ले लूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो बस ये फॉर्मूले को याद रखना है, समझना है, ये बहुत आसान है। हम लोग बात करें तो कैसा है, एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल इस पे उठाएं
कि रॉड है, ठीक है। रॉड का इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आप बताओ। तो रॉड का इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। मैं पूछूं सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट, ये तो सेंटर ऑफ मास है ना। तो याद रखिएगा ये आपको पता है, तो यहाँ वाला निकालने के लिए ये नहीं करिएगा कि ये तो l/2 होता है तो इसमें ये जोड़ दें, नहीं। याद रखिएगा फॉर्मूले को बहुत ध्यान समझो। फॉर्मूले में सेंटर ऑफ मास से हम लोग जाते हैं, ये सेंटर ऑफ मास का पता होता है तब वहाँ से कहीं जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से चलने का होता है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है नहीं है, तो इसके अबाउट IC मान लो। तो ये पता करना है, तो IC + ml/2 होल स्क्वायर इक्वल टू जो पता है वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो IC आ गया। किसी भी, अब यहाँ से कहीं भी जाया जा सकता है। यहाँ से मान लो मुझे l/4 पर किसी एक्सिस के अबाउट पता करना है, तो अब ये तो पता हो गया ना, IC आ गया ml²/12। अब यहाँ से ml²/12, अब इसका निकालना है, तो ml²/12 + ml/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर याद रखिएगा ये l/4, ये l/2, ये 3l/4, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा चलना कहाँ से कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास से चलना होता है, ठीक है। ऐसा बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे मान लो आपका ये रिंग है, ठीक। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आपको याद होगा कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mr²/2 होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोगों ने निकाला था, याद हो रहा हो तो, कि इस एक्सिस के अबाउट हमें पता होता था। हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके डायमीटर के अबाउट ये I, तो 2I = mr², तो I = mr²/2। इसके अबाउट कितना होता है mr²/2। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसके अबाउट कितना होगा। तो ये दूरी r है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटर ऑफ मास है ही है, तो mr²/2 + mr² हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो सब आप हमें लग रहा है बड़े आराम से बता सकते हो। और एक आपको प्रॉब्लम और दें हम, कि ये मान लो ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। इसका मास m है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास ये नहीं है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्क के बारे में पढ़े हैं कि mr²/2 ही होता है, चाहे वो सेक्टर हो चाहे जो हो। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होता है, ये बात हम लोग पहले से याद किए हैं। अब आप बताइएगा कि आपसे पूछ रहा है चलो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। आपको समझ में आ रहा होगा कैसा डायग्राम है, मतलब डिस्क ऐसा है, ये वाला एक एक्सिस है, ध्यान समझिएगा, ये एक्सिस है एक, और एक ये वाला एक्सिस है। इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे थे, ये पता है अपने को इसके अबाउट बताना है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो सोचो जरा क्या करोगे। डायरेक्टली ये सेंटर ऑफ मास तो नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर यहाँ चले गए आप, कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये पता है सर इसके अबाउट कहता है दोनों पैरेलल है ही हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मन लगा दें, I = mr²/2 + mr²। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें कहाँ से चलना होता है, सेंटर ऑफ मास से चलना होता है। तो हमें पता होता है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो हमें पता है कि 4r/3π ये सेंटर ऑफ मास होता है।
ये सेंटर ऑफ मास होता है। तो आपको सबसे पहले पता यहाँ का है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का निकालना पड़ेगा। तो पता जो है mr² इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आना होता तो कैसे करते हैं, IC प्लस m4r/3 पाई का होल स्क्वायर। यहाँ से इस इक्वेशन से आप पहले IC कैलकुलेट कर लेंगे, तो IC आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक चलो, ये डिस्टेंस है r-4r/3 पाई। अब यहाँ से यहाँ तक चलोगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए क्या करोगे, I जो बताना है वो इक्वल टू हो जाएगा IC प्लस m(r-4r/3 पाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप करोगे तो सही सही आंसर आएगा, ये क्लियर कट, ठीक है। तो हम लोग को एक बात समझ में आया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के प्रैक्टिस की भी बात हो गई लगभग। अगर हम कुछ और प्रॉब्लम उठाना चाहें कि चलो ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, लेंथ L, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये अंदर की तरफ है, ये क्रॉस साइन का मतलब आप जानते हो। इसके अबाउट तो पता है हमें कि इसके अबाउट पता होता है, इसके अबाउट पता होता है। तो इसके अबाउट कितना होता है ml²/6, इसके अबाउट भी ml²/6। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा, I = ml²/3, दोनों को जोड़ दिया जाए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले लगाया, तो ये पता किया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास पता होता है, तो वहाँ से जाकर सेंटर ऑफ मास का निकाल लोगे। कल के दिन यहाँ का पूछ लेगा, चाहे यहाँ का पूछ ले, कहीं का भी पूछ ले, तो सेंटर ऑफ मास एक बार निकालने के बाद तब वहाँ से चलना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात रही प्रैक्टिस की, तो हमें लग रहा है कि सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुका है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और बाकी हम DPP एक देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, तो उस DPP में आप लोग पूरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है।